2017 में मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के जो इजराइल पहुंचते हैं और वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू स्टेटमेंट देते हैं हिंदी में, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और उसमें कहते हैं कि द मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस आर यूनिक, दे आर मेड फॉर ईच अदर। मोदी जी का स्टेटमेंट आता है आई फॉर आई, यानी कि इजराइल फॉर इंडिया एंड इंडिया फॉर इजराइल। इंडिया इजराइल रिलेशंस जैसे आज हैं हमेशा से ऐसे नहीं थे। अभी आपने रिसेंट स्टेटमेंट देखी हो मोदी जी का, क्लियरली वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल, क्रिटिसाइजिंग टेररिस्ट अटैक्स, सॉलिडारिटी विद इजराइल। आई एम सेइंग क्लैरिटी ऑफ साइड, जानबूझकर बता रहा हूं बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1947 इन दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू गेट टू दिस प्रेजेंट स्टेट। क्या कारण रहे, इस वीडियो में हम इतिहास से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कब कब इजराइल हमारे साथ खड़ा था जब अरब वर्ल्ड हमारे साथ नहीं था, लेकिन अरब वर्ल्ड को भी मैनेज करना क्यों जरूरी था, जिस वजह से हमने इजराइल के साथ जो अपनी पार्टनरशिप है उसको रियल पॉलिटिक्स से चलाया, यानी कि नीड के हिसाब से चलाया, बट वो फ्रेंडशिप खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अब वो फ्रेंडशिप खुलकर सामने आ रही है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 महात्मा गांधी जी वॉज अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ इजराइल एंड जवाहरलाल नेहरू जी वॉज ऑल्सो हैविंग सेम आइडिया। They were having solidarity with the Palestinian cause। तो क्या इसका मतलब यह था कि वो ज्यूज के खिलाफ थे? क्योंकि ज्यूज तो इस जेरूसलेम वाले एरिया में काफी समय से रहे थे, लेकिन वो 1920s में माइनॉरिटीज में थे, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई थी। जहां पर आज हम इजराइल और पैलेस्टाइन की जंग देख रहे हैं, वो एक्चुअली एक समय पर ब्रिटिशर्स द्वारा कंट्रोल्ड था। अब कुछ कॉमन लिंक लग रहा है आपको, यानी कि इंडिया was controlled by Britishers and that area was also controlled by Britishers and Britishers were of the view कि धर्म के नाम पर दो स्टेट बना देते हैं, एक पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के लिए और एक ज्यूज के लिए इजराइल। और ऐसा ही कुछ भारत में घट रहा था। क्या कह रहे थे कि भाई मुस्लिम्स के लिए एक पाकिस्तान जैसे जिन्ना की मांग है, बाकी इंडिया सेक्युलर सभी धर्मों के लिए अलग से बन जाएगा। यहां पर दोनों का आइडिया यह था कि धर्म के नाम पर अगर आप बंटवारा करोगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और फ्यूचर में वहां पर क्लैशेस चलते रहेंगे, तो इस वजह से वो इसको अपोज कर रहे थे। अब यहां पर अरब वर्ल्ड, नॉन लाइन मूवमेंट और यूनाइटेड नेशंस, ये तीन एंगल इंडिया का टिल्ट ज्यादा पैलेस्टाइन की तरफ शो करते थे। ऐसा क्यों? जैसे कि अगर मैं अरब वर्ल्ड वाले एंगल को बताऊं, 1960s, 70s, 90s, यानी कि जब अरब वर्ल्ड में ऑयल की डिस्कवरी होती है, ऑयल का एक्सपोर्ट होने लगता है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक एंगल तो पॉलिटिकल हमेशा से मजबूत रहा कि हम अरब वर्ल्ड, क्योंकि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, पैलेस्टाइन अरब एथनिसिटी के लोग हैं, अरब मुस्लिम्स हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा टिल्ट भी अरब के साथ होगा। उसका एक कारण है कि इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जिसकी सोलिडारिटी, आत्मीयता फलस्तीनी मुस्लिम्स के साथ है, क्योंकि उनका कहना है कि वहां पर वो लोग थे, ज्यूज बाद में आए, तो ऐसा क्यों? जबकि एक तबका ये भी था भारतीय राजनेताओं का जो कहता था कि अल्टीमेटली ज्यूज का जगह जगह एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो अगर यहाँ पर वो अब रियलिटी है, यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या में है और अपने लिए एक राज्य मांग रहे हैं, तो दे देना चाहिए, क्योंकि आज के समय पर तो इतने सारे ज्यूज वहां पर परमानेंटली सेटल हो गए थे, वहां से हटाया नहीं जा सकता, ऐसा लॉजिक दिया जा रहा था। बट द पॉइंट इज कि पॉलिटिकल एंगल, यहां पर एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। कहा जाता है कि इवन इंडियन जो पॉलिटिशियंस थे, दे वांटेड टू हैव अ स्टैंड विद पैलेस्टाइन, क्योंकि कहा जाता है कुछ पॉलिटिशियंस को PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात, जिनकी ह्यूज फॉलोइंग इंडिया में भी देखी गई, तो कहा जाता है कि शायद PLO वाज गिविंग दिस प्रॉमिस टू इंडियन पॉलिटिशियंस कि अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम आपके फेवर में जो बातें करेंगे तो इंडियन मुस्लिम्स की वोट आपके फेवर में आएगी। एक ये पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर दिया जाता है। इकोनॉमिक एंगल, दो एंगल आते हैं। एक तो ऑयल, अरे भाई अरब वर्ल्ड के पास ऑयल है और हम ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ऑयल हमें इंपोर्ट करना है, तो ऐसे में अगर अरब वर्ल्ड पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है और हम इन्हें नाराज कर देंगे तो कहीं हमें मुश्किलें ना आ जाए। दूसरा, वहां से हमें फॉरेक्स भी आता है, कितने सारे भारतीय मूल के लोग वहां पर काम करते हैं, तो कहीं उनके लिए दिक्कतें ना आ जाएं, उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना लगने लग जाएं। तो यानी कि आपको पता लगा कि कुछ रियलिस्टिक ये रीजन थे जिसके कारण हम अरब वर्ल्ड के तरफ टिल्ट रखते थे। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, ये समझ लीजिए कि मेन लीडर्स थे, और ऐसे में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहने के लिए नॉन अलाइंड थी, लेकिन उसमें काफी सारे जो डेवलपिंग नेशंस थे, इनकी सॉलिडारिटी USSR के साथ थी। अब USSR के साथ सॉलिडारिटी है तो
जाहिर सी बात है इजराइल के पीछे कौन खड़ा है? इजराइल के पीछे खड़ा है यूएसए, ब्रिटेन। तो यानी कि इस तरफ हो गया इजराइल, यूएसए, ब्रिटेन, और इस तरफ नैम का टिल्ट किसके तरफ हो गया? यूएसएसआर की तरफ। तो इस वजह से भी यहां पर हमें टिल्ट पैलेस्टाइन की तरफ दिखा। और यूनाइटेड नेशंस वो भी पैलेस्टीनियन कॉज की बात कर रहा था। हालांकि 1948 में ही जब यूएन ने कह दिया था कि भाई डिवीजन होना चाहिए, तो एक बात पता लग गई थी कि अब इजराइल तो एक स्टेट बनेगा। 1950 तक आते आते रिकॉग्निशन भी मिल गया था कि इजराइल एज अ स्टेट है। तो इंडिया ने भी इस बदलती हकीकत के हिसाब से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक और वर्ड यहां पर मैं यूज करूंगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो नहीं स्थापित हुए थे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड इन 1992 जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। लेकिन इससे पहले इजराइल हमें डिफरेंट वॉर्स में सपोर्ट करता रहा था। तो आप देखते हैं कभी कभी रिश्तों में ऐसी समीकरण होते हैं कि हम पीछे से आपके साथ हैं लेकिन रिश्ता जरा पर्दे के पीछे ही रहे। कुछ ऐसा ही डायनेमिक्स यहाँ पर हमें इजराइल के साथ दिखा था। यूएस इजराइल इस तरफ और इंडिया यूएसएसआर इस तरफ। लेकिन ये कहानी अब आगे बढ़ती, यहाँ पर एक बदलाव ये आया। गल्फ वॉर होता है, फर्स्ट गल्फ वॉर में हुआ क्या था? इराक ने कुवैत को 2 दिन में कब्जा लिया। सद्दाम हुसैन ने कहा कुवैत तुम क्या ही करोगे, लाओ हम ले लेते हैं तुम्हें। अब इसका एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में गल्फ पे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। हुआ क्या था, सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी उसने युद्ध लड़ा था ईरान इराक वॉर। अब उसमें करीब $80 बिलियन का डेट आ गया था इराक पर उधार, जिसमें से करीब $14 बिलियन का जो उधार था ना वो कुवैत के खाते में था। यानी कि कुवैत कह रहा था अरे भाई हमारा पैसा वापस कब दोगे? सद्दाम हुसैन वन ईयर बस लाइक कि यार तुम मतलब अभी वॉर खत्म हुआ है, तुम अपना पैसा मांगने लग गए, क्या है ये बदतमीजी। वहाँ पर जो ईरान है वहाँ पर अयतुल्ला खुमैनी की सरकार आ गई, इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। तुम्हें पता है तुम्हें कितना खतरा है? तुम बचे हुए कुवैत और सऊदी, हम बैठे हैं यहाँ पर इस वजह से बचे हुए। तो सद्दाम हुसैन वाज लाइक कि ये सऊदी और कुवैत मेरे खिलाफ थोड़ा ना जाएंगे। अगर इनको ईरान से खतरा और ईरान को टक्कर मैं दे रहा हूँ तो मेरे साथ रहेंगे, उधार वापस नहीं मांगेंगे। लेकिन भाई जिसने उधार दिया है वो बार बार तगादे किया जा रहा है, मेरा पैसा। उसने कहा अच्छा चलो तुम्हारा पैसा देते हैं। फिर इराक जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अब यही जो पैसा यहाँ पर बनता था ना ऑयल की इकोनॉमी से, यहीं से पैसा जाता था पीएलओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए लड़ती थी। तो पीएलओ ने कहा सद्दाम हुसैन तुमने बहुत पैसा दिया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सद्दाम ने कहा बिल्कुल सही है, साथ खड़े हो, तुम्हें पैसा मिलता रहेगा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट हो गया था। अब इराक और कुवैत और सऊदी एक साथ नहीं थे। कारण जो कुवैत था वो ऑयल प्रोडक्शन करे जा रहा है। सद्दाम हुसैन कह रहे भाई मान जाओ, तुम ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन मत करो, हमें खर्चा पानी देना होता है इन सबको इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, मान जाओ। अगर तुम ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करोगे तो ऐसे में ऑयल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में गिरेगा, और मुझे तो इतना उधार चुकाना है भाई $80 बिलियन का, $14 बिलियन के आसपास तुम्हें देने हैं। तो ऐसे में ऑयल अगर तुम कम प्रोडक्शन करोगे तो मैं भी अपने ऑयल को बेहतर दामों पर बेच पाऊंगा। ये तो टाइम है ज़्यादा में बेचने का। कुवैत ने कहा हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा नहीं मानोगे, चलो हम अपना ही भाग बना लेते हैं तुम्हें। तो उन्होंने अपना भाग बना लिया। अब इससे यूएस की आंखें खुल गई। यूएस ने कहा ये क्या मजाक हुआ है, आज कुवैत को कब्जा लिया सद्दाम हुसैन ने, कल को सऊदी को कब्जा लेगा, और अगर दोनों को कब्जा लिया तो वर्ल्ड की जो ऑयल इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल किसका होगा? अरे सद्दाम हुसैन का होगा। सद्दाम हुसैन यही तो कह रहे थे कि यार प्रोडक्शन को कम करो, अरे नहीं यूएस वगैरह को ज़्यादा में बेचेंगे। तो यूएस ने कहा ये नहीं होने देंगे। खैर अब ये जो डायनेमिक्स था इसमें हुआ क्या, सऊदी और इराक में ठन गई। सऊदी ने कहा हमारा दोस्त कुवैत तुमने कब्जा लिया, कल को तुम हमें कब्जा लोगे, ये थोड़ा ना चलेगा। और सऊदी ने कहा देखा पीएलओ यार तुम्हें इतना पैसा देते आए हैं हम, लेकिन तुम इराक के साथ खड़े हो। पीएलओ को लगा ठीक है पैसा तो इराक भी दे देगा, इराक हथियार भी देगा, सपोर्ट भी देगा। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों में गैप आ गया, हमें मौका मिला। अरे ठीक है भाई, जब तुम सऊदी से ही दूर हो गए तो यानी कि अब हम इस बहाने इजराइल के साथ जो अपने डायनामिक्स हैं उसको जरा निखार लें। तो यहाँ पर हमें एक स्कोप मिलता है इजराइल के साथ रिलेशंस में। अब अभी आगे बढ़ती है गाड़ी, क्योंकि इसी समय पर, क्योंकि हम 1991 की बात कर रहे हैं और इसी समय पर यूएसएसआर को हो जाता है डिसइंटीग्रेशन। तो अब यूएसएसआर जिसकी शर्मा शर्मी में या जिसके साथ होने में हम इजराइल से थोड़ा दूर थे, अब लगा यार अब तो यूएसएसआर ही नहीं रहा, अब तो रशिया आ गया। और रशिया में जो नए लीडर आई येल्स्टीन, वो खुद ही वॉज शेकिंग हैंड्स विद यूएसए सेइंग कि अब हमें भी कुछ
रिफॉर्म्स करने होंगे इकोनॉमिक, यानी कि वो भी थोड़ा कैपिटलिस्टिक इंडिकेशन देने लगे थे। तो इंडिया को समझ में आ गया कि भाई यूएसएसआर वाली अब एंगल भी गया, तो यानी कि अब तो इजराइल को अब हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इजराइल ने इससे पहले भी हमें सपोर्ट किया था, ठीक है, लेकिन अब हम वो जो पर्दे के पीछे था ना रिलेशनशिप, अब हम उसको फॉर्मलाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फॉर्मलाइज का ही एक रीजन था जिसकी वजह से 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फॉर्मल कर दिया। फॉर्मल का मतलब हमारा भी डिप्लोमेटिक ऑफिस वहां पर है, इनका भी यहां पर है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहां पर स्टैब्लिश हो गए। लेकिन साथ में हम ये पैलेस्टीनियन कॉज को बैलेंस करते रहे। दो कारण मैंने ऑलरेडी बता दिए किस वजह से, पॉलिटिकल रीजंस भी और इकोनॉमिक रीजंस भी। अरब अभी भी हमारे लिए जरूरी था, अरब अभी भी साइड कर रहा था, ठीक है, थोड़ी बहुत रस्साकशी थी बस। साथ में इजराइल पैलेस्टाइन का पीस अकॉर्ड साइन हो रहा था, जिसमें कि खुद ये जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब उसमें शामिल। तो हमने कहा कि भाई जब तुम अरब नेशंस, तुम ही खुद इजराइल के साथ पीस अकॉर्ड में शामिल हो, तो यानी कि इजराइल के साथ खुलकर रिलेशंस में दिक्कत क्या है, राइट। तो प्रो अरब टिल्ट और प्रो सोवियत टिल्ट, अब ये दोनों जो हेजिटेशंस हैं हमारी, ये जा चुकी थी। तो ये इसके डायनेमिक्स हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, हमारे देश के पहले गृह मंत्री जो वहां पर पहुंचे थे विजिट पर, वो थे LK आडवाणी। पहले विदेश मंत्री जो पहुंचे उसके बाद वो जसवंत सिंह थे। और पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल के ऑफिशियल विजिट पर गए वो बने मोदी जी। लेकिन इस बीच ये सब डायनेमिक्स हुए, यानी कि फॉर्मल रिलेशंस 1992 में हुए। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी आए तो इन्होंने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया टाइज को, यानी कि और ज़्यादा मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। अभी इसके बीच के जो किस्से हैं वो अभी आने वाले हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम इजराइल हमारे डिफेंस के लिए ज़रूरी था, थर्ड बिगेस्ट डिफेंस हमारा सप्लायर बन गया। और 1962, 65, 71, 1999 इन सभी वॉर्स में इजराइल का सपोर्ट हमें बना रहा। और कैसे कैसे पलों में बना रहा अभी हम बताएंगे। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इन सब में भी हमने कोऑपरेट किया। तो भारतीयों को जब फ़ायदा मिलने लग रहा है इजराइल से, और इजराइल को फ़ायदा मिलने लग रहा है कि भाई हमारे पास पैसा आ रहा है इंडिया से, तो जाहिर सी बात है रिलेशंस में क्लोजनेस आएगी ही। ऐसा ही ट्रेंड फिर हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार में देखा। इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर SM कृष्णा को कहा, जाओ भाई इजराइल जाओ, रिलेशंस को बेटर करो। इससे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो चुका था, फिर यहाँ पर हुआ। लेकिन अभी प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई थी इंडिया की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बाद में ही गए, मोदी जी यहाँ पर। और ऐसे में पहले जो राष्ट्रपति बने जो वहाँ पर गए विजिट पर, वो प्रणब मुखर्जी बने। और 2017 की जो विजिट थी, जब मोदी जी वहाँ पर गए, उससे पहले हमने इन्वाइट कर लिया था जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हेड कर रहे थे। नाउ तो डायरेक्ट इंडिकेशन इंडिया ने दिया 2015 में कि इजराइल वी आर स्टैंडिंग विद यू। जब यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोट करने की बात आई तो हम एब्सटेन कर गए, इजराइल के खिलाफ हमने वोट नहीं दिया। अब जरा फेवरेबल इजराइल की तरफ हम हैं क्यों, अब उन कारणों पर बात करते हैं। देखिए, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ 1962, तो अरब वर्ल्ड किसकी तरफ था? अरब वर्ल्ड कह रहा था हम तो न्यूट्रल हैं जी। ठीक है जी, न्यूट्रल हो आप। जब 65 में और 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अरब वर्ल्ड किसके साथ खड़ा था? पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अरे भाई, हम भी उनसे ऑयल खरीदते थे, पैसा भी देते थे, रिलेशंस अच्छा था, इंडियन मूल के लोग वहां पर भी थे। लेकिन अरब वर्ल्ड किसके साथ खड़ा था? पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अब इन 65 की जंग में और 71 की जंग में इंडिया के साथ कौन खड़ा था? इजराइल खड़ा था, राइट। ये देखिए, फिर 1999 की जंग आई, यानी कि कारगिल वॉर आया। और इस दौरान भी जब इंडियन एयरफोर्स को जरूरत थी प्रिसीजन वाले बॉम्ब की, कारण क्योंकि कारगिल के युद्ध में हुआ क्या था कि पाकिस्तानी फोर्सेस कबीलियाओं के भेष में पहले से ही इंडियन टेरिटरी में घुस चुकी थी, केव्स में टॉप पोजीशन पे बैठ चुकी थी। तो ऐसे में हमें प्रिसीजन बॉम्बर्स की जरूरत थी। इजराइल ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास आए। इसके बाद जब हमने अपना न्यूक्लियर डेटोनेशन किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में पोखरण 2, तो बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा बहुत गलती कर दी इंडिया तुमने, हम तुम पर लगाएंगे सैंक्शंस, यानी कि अब तुम्हारे साथ व्यापार संभव नहीं होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और 1999 में कारगिल वॉर था भाई, तो हमने इजराइल से कहा इजराइल, तो इजराइल ने कहा टेंशन ही मत लीजिए, हम आ रहे हैं आपके साथ। तो यानी कि आपको सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए, वेपन चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमने कहा सैंक्शंस, इजराइल ने कहा सैंक्शंस दुनिया के लिए होंगे, हम तो आपके सप्लायर हैं, तो हम तो आपको सप्लाई करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट हमें सर्वेलेंस मैकेनिज्म की जरूरत थी तो वो किसने प्रोवाइड किया? इजराइल ने सपोर्ट किया, राइट। मिलिट्री हार्डवेयर पहुंचाए इजराइल को। वहां पर आप देखिए, इजराइल को भी रिस्क था कि यूएस कहता अरे इजराइल, मतलब तुम्हें हम सपोर्ट करते आए हुए हैं और तुम हमारे सैंक्शंस के खिलाफ जा रहे हो। इजराइल ने कहा सब कुछ मैनेज हो जाता है, अगर आप दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन आपको रिस्क लेने वाला फ्रेंड भी चाहिए होता है, राइट।
कारण इजराइल को पता है कि भाई यूएसए को जो प्रॉब्लम है ना, वो मिडिल ईस्ट में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनसे भी खतरा है इनको, ईरान से भी खतरा है इनको, और उन सब खतरों को मैनेज कौन कराएगा? इजराइल कराएगा। तो इजराइल की जरूरत यूएसए को भी है, राइट? तो ऐसे में जो इजराइल कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, करने देगा यूएस, ज्यादा पंगा करेगा नहीं। एक और किस्सा है, जब 1968 में हमने रॉ बनाई तो आर.एन. काओ का आपने जिक्र सुना होगा, जो पहले हेड थे हमारे रॉ के। तो ऐसे में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मिस्टर काओ, यू शुड फोर्ज गुड रिलेशंस विद मोसाद। मोसाद यानी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दुनिया की बेस्ट एजेंसी कही जाती है, तो उसके साथ रॉ का कोलैबोरेशन वहां पर हुआ था। तो यानी कि इंटेलिजेंस में भी हमारा कोलैबोरेशन है, राइट? 2017 में सीनियर इजरायली अथॉरिटीज, इजराइल वुड नेवर सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। अब ये देख लिए, अरब वर्ल्ड क्या कश्मीर इशू पर हमारे साथ खड़ा है? नहीं खड़ा रहता, एम्बिगस खेलता है। वो तो भला हो, आज की डायनेमिक्स का यूएई, सऊदी, उन सबको हमारी भी जरूरत है। तो ऐसे में बैलेंस आ रहा है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में। लेकिन हिस्टोरिकली कश्मीर वाले मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने में पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन इजराइल इंडिया के साथ खड़ा रहा। इजराइल ने कहा कश्मीर आपका इंटरनल मामला है, कौन बीच में आएगा? सीएए पर डिबेट हुई तो इजराइल ने कहा, इजराइल के जो कंसुलेट थे, जो इंडिया में पोस्टेड थे, तो कंसुलेट में अफसर, उन्होंने क्लियर कहा कि देखिए ये इंडिया का अपना मामला है कि वो किसको नागरिकता किस कंडीशन पर देते हैं, इस पर दुनिया की कमेंट्री का क्या काम है? उनका कोई काम नहीं है। अब पब्लिक सेंटिमेंट देखिए, जब 2008 में 26/11 हुआ, जब इतने सारे भारतीय की जानें चली गई, हमारे लोग शहीद हुए, तो ऐसे में एक पब्लिक सेंटिमेंट डेवलप हुआ कि भाई ऐसे आतंकवादी हमलों का एक ही जवाब है, वो है इजराइल की स्ट्रेटेजी। यू हैव टू फॉलो ऑफेंस डिफेंस। अपने आप को सुरक्षित करना है तो ऐसे में दुश्मन की रूट जहां पर हैं, पहले से ही अटैक करो ना। इंतजार क्या करना है कि अपने आप को मजबूत करेंगे, डिफेंड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यू शुड एक्चुअली शेड दिस स्टेटस को पॉलिसी एंड यू शुड एक्चुअली हैव ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी। यानी कि ऑफेंस डिफेंस का एक मिश्रण आपको लाना होगा, इजराइल से सीखना होगा। तो ऐसे में पब्लिक सेंटिमेंट भी इजराइल के फेवर में आने लगा, राइट? साथ में यह भी कहा गया कि वहां पर नेशनलिज्म, राइट विंग, ये जो आइडियोलॉजी है, ये वहां पर पॉलिटिक्स काफी पॉपुलर है इजराइल में, और ऐसे में इंडिया में भी यही राइज देखा गया 2014 ऑनवर्ड्स। तो ऐसे में दोनों एक्चुअली फाइट करना चाहते हैं टेररिज्म के मुद्दे पर और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के मुद्दे पर। तो यानी कि इंडिया और इजराइल का जो कंसर्न है, वहां पर भी रेडिकलाइजेशन का एक इशू है और यहां पर भी रेडिकलाइजेशन का एक इशू है, कश्मीर वाले मुद्दे पर इन्फिल्ट्रेंट्स पाकिस्तान की साइड से। तो जब प्रॉब्लम एक है तो सोल्यूशन भी एक जैसा हो सकता है, राइट? तो इस वजह से हमने काउंटर टेररिज्म मेजर्स में भी भाग लिया। अब ये कुछ डेटा है डिफेंस का, 41%, यानी कि मैं आपको बता दूं, जो इजराइल जो सप्लाई करता है, तो पहले तीसरे नंबर पर था, अब नई रिपोर्ट कह रही है कि दूसरे नंबर पर आ गया है, और इजराइल के लिए तो हम सबसे बड़ी मार्केट हैं। प्लस जब यूएस ने पाकिस्तान को ये हार्पून मिसाइल प्रोवाइड करी, तो इस मिसाइल को टक्कर देने के लिए जो हमें जरूरत था, वो जो मिसाइल प्रोवाइड करी बैरक 1, वो किसने प्रोवाइड करी? इजराइल ने प्रोवाइड करी। तो यूएस बेच रहा था पाकिस्तान को, इजराइल बेच रहा था, ये हमारे साथ खड़ा था इंडिया के लिए। अब आप कहेंगे सर वो तो मिसाइल बेचने वाले, उनको तो फायदा ही है सर, वो तो बेच देंगे। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर बेचने पर भी कंट्रोल लगाती हैं इंटरनेशनल पावर्स। हर एक वेपन हर किसी को अवेलेबल नहीं होता, राइट? अनआर्म्ड, अब इंडिया की जो यूएवीज हैं, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं सर्वेइंग में, अटैक में, तो वो हमारे जो मेजॉरिटी हैं, हम इजराइल के साथ कोलैबोरेशन करके ही कर रहे हैं। $2 बिलियन की हमने ये डील करी, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो यानी कि आज जो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज़ है, उसको डेवलप करने में, चाहे ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, इजराइल इज़ क्रिटिकल फॉर अस। इजरायली मेड स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर जो मिसाइल है, ये एयर डिफेंस में इस्तेमाल होता है, ये भी वहाँ पर हमें इजराइल की तरफ से मिला। एग्रीकल्चर में वी हैव कोलैबोरेशन वे बैक, यानी कि डिफेंस के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी कोलैबोरेशन, और हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ। जैसे कि ये देखिए, टोमेटो का प्रोडक्शन, चेरी टोमेटो, कोकुम्बर, कैप्सिकम, ये कुछ एग्जाम्पल है। यानी कि हॉर्टिकल्चर के फील्ड में नर्सरी मैनेजमेंट, माइक्रो इरिगेशन, ये सब चीज़ें इजराइल की जो तकनीक है, उनसे हमें फ़ायदा मिला इस कोलैबोरेशन से। वाटर मैनेजमेंट, इजराइल में पानी की किल्लत, तो उनकी वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और हम उस वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं, बेटर कर रहे हैं अपने आप को। तो जाहिर सी बात है कोलैबोरेशन अगर इंडिया के लिए हो रहा है बेटर, तो जाहिर सी बात है इंडिया इज़ गोइंग टू लव इजराइल। साथ में इजराइल का अनाउंसमेंट कि हम लॉन्ग टर्म वीज़ा पॉलिसी रखेंगे, आसान वीज़ा पॉलिसी रखेंगे इंडियंस के लिए, एविएशन सेक्टर को लिबरलाइज करेंगे, तो ये भी कुछ अच्छे कदम हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं वी हैव सो मेनी रीजंस बाय विच वी कैन से कि इजराइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस।
इसके साथ साथ हम बैलेंस करके चलते हैं, राइट, पैलेस्टाइन वाले कॉज को भी, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को भी, लेकिन जो हमास है वो एक आतंकवादी समूह है जो हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, किडनैपिंग का इस्तेमाल कर रहा है, आप सबने देखा। तो इस वजह से एक्सप्लिसिटली इंडिया ने इस बार कमेंट किया है कि इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इजराइल फॉर इंडिया एंड हाउ दिस रिलेशनशिप इवॉल्व्ड। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का पूरा एंगल पता लग गया होगा। ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर में इंडिया इजराइल रिलेशंस के पॉइंट्स हैं, या फिर पीएसआईआर में तो आप इसको पढ़ते ही हैं। जब आप पीएसआईआर में पढ़ लेते हैं तो जीएस में आपके लिए एक वॉक बन जाता है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर, आप अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं।